Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे हमने चैप्टर 1 में सारे डेरिवेशन, सारे डेफिनेशंस, लॉज, न्यूमेरिकल्स, बोर्ड क्वेश्चंस के थ्रू किए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू किए, मतलब हमने अब थ्योरी को अलग से नहीं पढ़ा, बल्कि हम जैसे हमें ज़रूरत थी वैसे ही हम साथ में सीक्वेंस में ऐसे अरेंजमेंट करके हम लोग वैसे ही पढ़ते गए थ्योरी के साथ क्वेश्चन। और मेरा ये एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि आई फील दैट कि बच्चों को थ्योरी के साथ कंसेप्ट जो है उसके साथ ही एप्लीकेशन जब कराया जाता है तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं और मेरे को भी काफ़ी अच्छा फील हुआ। सो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे अगेन ये फाइल जो है इसमें सिलेबस लिखा हुआ है, कौन सी डेफिनेशंस है, कौन से डेरिवेशंस हैं, वो सब लिखा हुआ है। और बच्चों हम लोग ये वाला जो चैप्टर है इसके बोर्ड क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस सारे उसके थ्रू हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे स्पेशली बनाने भी पड़ते हैं ताकि मैं उनको कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर सकूँ। और कई बार कोई क्वेश्चन किसी कंसेप्ट पे डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहा होता है, बट ऐसा तो होता है कि वहाँ से एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम लोग कई बार क्वेश्चन खुद भी बनाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन for the electrostatic potential energy of a system of 2-point charges। 2-point चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बच्चों बात करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, मतलब बच्चों को जो है ये समझाना बड़ा भारी होता है एक टीचर के लिए, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है जितना हम लोग सोचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो देखो बच्चों रियल में होता क्या है कि लेट से 2-point चार्ज सिस्टम के लिए समझते हैं। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि लेट से एक चार्ज है Q1। बच्चों एक चार्ज Q1 है और एक अनदर चार्ज Q2 है। दीज आर 2-point चार्जेस। तो ये बच्चों जो Q1 Q2 है इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज R1। कितना सेपरेशन है? R1। अब होता क्या है बच्चों, इन पे आपस में फोर्सेस तो लग ही रहे हैं, तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ इंटरएक्शन होती है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली द एनर्जी ड्यू टू इंटरएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, सो दिस इज़ द, ये जो आपको दिख रहा है ये बच्चों अभी ये एक दूसरे से R1 डिस्टेंस पे, अब बीच में डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे होता है ना ये अर्थ है और अर्थ के यहाँ पे M मास है, तो ये एक सिस्टम है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मान लो ये M मास सरफेस पे आ जाएगा या ये M मास और ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इसमें हम ये नहीं करें यहाँ पे भी ये बॉडी और अर्थ मान लो रेस्ट में है, यहाँ पे भी रेस्ट में है, यहाँ पे भी है, बट इनके बीच में गैप चेंज होने से सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन या पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है। और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम की पोजीशन या उसके पार्टिकल की पोजीशन के चेंज होने से जो एनर्जी चेंज होती है, जो इंटरेक्शन एनर्जी में जो चेंज आता है, वो वाली एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन कितना बच्चों? R1। सो दिस इज इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनिशियली सिस्टम में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो एनर्जी होगी दैट विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप बोल सकते हो U1 और यू कैन से U इनिशियल। अब देखो बच्चों इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स तो लग ही रहे हैं, तो अगर हमें इस सिस्टम को
अब आप करेंगे सर जब इन पे फोर्स लगे तो मूव क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा कुछ और फोर्सेज होंगे बाहर से जो इनको रोके हुए हैं, बैलेंस करे हुए हैं, मतलब नेट फोर्स जीरो बनाए हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे। अब क्या होता है, सपोज करो कि थोड़ी देर में कुछ फोर्सेज एक्स्ट्रा अप्लाई होते हैं और वो एक्स्ट्रा अप्लाई होने वाले फोर्सेज कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, और एक्स्ट्रा काम कर आके वो क्या करते हैं, वो इस कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज कर देते हैं। मतलब या तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, पर उसमें एक्स्ट्रा मेहनत होती है। तो वो जो एक्स्ट्रा मेहनत हुई, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये हमारे पास ये फाइनल स्टेट आ गई, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेट आ गई। तो इसके अंदर अपन देखें तो ये इनिशियल से हम पहुँच गए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सो इट विल बिकम द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, तो ये सेपरेशन कितना हो गया, R2। ये सेपरेशन बच्चों R2 हो गया है। अगर हम देखें बच्चों तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम हमने रख दिया U1 या U2। तो जनरली हम क्या है, जब मोशंस की एनालिसिस करते हैं तो हम दो ही एनर्जी की बात करते हैं जो सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, वन इज काइनेटिक, अनदर इज पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टाइप की एनर्जी है बच्चों। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये होती है बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ाई जाता है। इस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ये कंसेप्ट यहाँ समझ रहे हैं, तो इसको बॉक्स में अलग से मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो होती है टोटल एनर्जी होती है बच्चों वो। तो अब होगा क्या कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, कब जब भी कोई भी सिस्टम होता है और सिस्टम पे वर्क होता है या सिस्टम कुछ वर्क करता है, मतलब वो सिस्टम खुद वो काम करता है या बाहर से कोई इस पर काम करता है, तो ये चांसेस रहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल चेंज हो सकती है, टोटल चेंज हो सकती है, या हो सकता है इनमें से कोई एक एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल में से कोई एक ही एनर्जी चेंज हो, मतलब कुछ भी, पर एनर्जीज विल चेंज बिकॉज अगर काम होगा, वर्क होगा तो एनर्जीज में चेंज आएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। ये बड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है, तो ये हम समझ रहे हैं हमारे माइंड के डेवलपमेंट के लिए और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट इधर क्वेश्चंस में हम लोगों को इतनी टेंशन नहीं रहेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हम क्या समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं या वो प्रेजेंट हैं तो ही बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अच्छा अब नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जो एनर्जी को हीट वीट बना देते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। ऐसे फोर्सेस जो पोटेंशियल को अगर कम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को अगर कम करेंगे तो उतने ही अमाउंट से वो बच्चों काइनेटिक को बढ़ा देते हैं। जब वो काइनेटिक को कम करते हैं तो वो पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, पर टोटल एनर्जी को वो, मतलब ई जो होता है सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल, उसको वो चेंज नहीं करते। ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो एक्चुअल में ये आप फंडामेंटल डेफिनेशन मान लीजिए कि जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं, अच्छा ये होते कौन से हैं, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा G m1m2/r²। स्प्रिंग फोर्स बच्चों आप लोगों ने पढ़ा F=-kx। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बच्चों आपने जो है वो कौन सा फोर्स है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2)/r²। और बच्चों जैसे इसको आप QEB लिखते हैं, तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब ये काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आता है। अब कितना आता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट किया गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर था,
जो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो काम किया, अब इस चैप्टर में हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो काम किया उसके आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, ये हमें समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा यू जो होता है, ये मतलब आप फंडामेंटल डेफिनेशन मान के चले इसको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब कंजर्वेटिव में वहाँ जो फोर्स प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स को काम करना पड़ता है। दूसरा आपने बच्चों एक चीज़ पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हो। वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल में दोनों आ गए बच्चों, यहाँ पे एक बार के लिए हम लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज, मतलब WC, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। अब इसमें दोनों आ गए, कंजर्वेटिव फोर्सेज दो कैटेगरी बना दी हमने, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, दोनों का जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि WC की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इस माइनस को इधर ले आओ, तो WC की जगह आप माइनस का डेल्टा यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपने पुट कर दिया कि माइनस का डेल्टा यू, तो यहाँ पे W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा के हो जाए है इधर। अब ये माइनस डेल्टा टू यू को उधर भेज दिया, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा टाइम्स के प्लस यू, और के प्लस यू को हम ई बोलते हैं, तो ये हो गया बच्चों डेल्टा ई। तो ये कौन सी एनर्जी चेंज हो गई, टोटल। तो हमें एक बात समझ में आई कि भैया टोटल एनर्जी जो चेंज हो रही है, इसका मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं या सब एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो कौन सी वाली एनर्जी चेंज होगी, सिर्फ पोटेंशियल। और काइनेटिक को तो सब चेंज करते हैं। अगर ऑल की बात करें तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी, दैट विल बी काइनेटिक। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि कंजर्वेटिव फोर्सेज ही काम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, बाकी नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी उनसे रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती, उनके केस में डिफाइन ही नहीं होती। तो ये थोड़ा सा बच्चों मैंने क्लास 11th की बातें हल्की सी आपको रिवाइज करा दी। अच्छा बच्चों, एक सिस्टम है ये, इस सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इस सिस्टम के अंदर पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्टिंग फोर्सेज, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है उस टाइम पे ये मूव भी कर रहे हो। अगर ये मूव कर रहे हैं तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अगर हम पता लगा लें इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो हम बोल देंगे के प्लस यू, ये इसकी टोटल एनर्जी है। अब बच्चों बाहर से कोई इस पर काम कर देता है, एक्सटर्नल एजेंट कोई इस पर काम कर देता है, वर्क कर देता है, तो अब एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो वर्क करेगा तो भैया एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये टोटल एनर्जी इसकी चेंज होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है तो इसकी ये जो के प्लस यू है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, ध्यान से देखिए, वापस से बता रहा हूँ बच्चों कि ये कोई सिस्टम है, इसकी टोटल एनर्जी जो है वो है इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी टोटल एनर्जी है। अब बाहर अंदर ये इस समय इसके अंदर इन पार्टिकल जितने भी हैं वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, उसकी वजह से ये सिस्टम की एनर्जी है। अब बाहर से कोई फोर्स आता है और वो फोर्स इस पर काम कर देता है, एक्सटर्नल फोर्स में उसको नाम दे रहा हूँ, जो एक्सटर्नल वर्क कर देता है। तो वो एक्सटर्नल वर्क क्या करेगा, वो एनर्जी को चेंज करेगा, वो वर्क जो है वो एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर जाएगा सिस्टम के अंदर और सिस्टम की एनर्जी को चेंज करेगा। अब हो सकता है अगर आपने मान लो पार्टिकल की स्पीड उसने चेंज नहीं करी, तो फिर पक्का कि अगर उसने चेंज नहीं किया तो उसने यू चेंज किया है, या अगर यू उसने चेंज नहीं किया तो उसने काइनेटिक एनर्जी चेंज करी है, या उसने दोनों ही चेंज कर दी, वो दोनों भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स जो है उनकी स्पीड इनिशियली और फाइनली सेम रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंट जो काम कर रहा है वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो देखो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। यहाँ तक तो हमने बातें सीखी, 2 पॉइंट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। वो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, देखो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा या एक्सटर्नल एजेंट का जब भी काम होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो जब भी काम करेगा तो क्या चांसेस है कि वो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकता है और वो पोटेंशियल को भी चेंज कर सकता है। तो दोनों का चेंज को ऐड करेंगे तो ये जो वर्क किया इसने उससे ये काम हुए। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब इफ़ अगर मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल है, अब वो कैसे होगा? तो दो चीज़ है, इनिशियल वो इसमें एक ही कंसेप्ट होगा, इनिशियल स्पीड इक्वल टू फाइनल स्पीड होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो इनिशियली अगर 0 है तो 0 रहे, इनिशियल फाइनल अगर 2 है तो 2 रहे, मतलब इनिशियल फाइनल स्पीड सेम होनी चाहिए। तो इनिशियल और फाइनल स्पीड अगर पार्टिकल्स की सेम है, मतलब 0 का मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और समथिंग कुछ स्पीड है तो जो है वो रहे। तो अगर ये स्पीड अगर सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा एजेंट ने जो भी काम किया वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में गया। लेकिन इस इक्वेशन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओनली व्हेन जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, तब तो ये वाला एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लें। लेकिन जो इससे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं अगर ये लिखूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों ये ऑलवेज वैलिड होगा, नो कंडीशन, दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ये अपना काम यहाँ खत्म हुआ बच्चों। वापस से आप इसको बार बार देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है उसका नेगेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव हमेशा डेल यू के बराबर ही होगा। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल के बराबर तभी होगा जब काइनेटिक चेंज ना हो। अगर काइनेटिक चेंज हो रही है तो एक्सटर्नल एजेंट का कुछ काम काइनेटिक में जा रहा है, कुछ पोटेंशियल में, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ई होती है के प्लस यू। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं? जो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब ये काम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में के चेंज में वो काम जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे, उसका जो वर्क का नेगेटिव लगा देंगे तो वो डेल यू के बराबर होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑलवेज, मतलब हमेशा होगा ये सही, हमेशा डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई दीज फोर्सेज होगा, ये ऑलवेज होगा। पहली बात हमें समझ में आ गई कि ये याद रखना। दूसरा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, ऑल फोर्सेज के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जब भी सब आ गए तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, उसमें दोनों आ गए, कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। जब भी ये काम करेंगे तो उससे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। अब उसमें तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हमने इसी में आगे किया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, माइनस का डेल्टा यू, और ये माइनस का डेल्टा यू जब उधर गया तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव हो गया डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डेल्टा के प्लस यू मतलब डेल्टा ई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बार के लिए वापस से अगर हम देखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा यू प्लस डब्लू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ से मेरे पास आया डब्लू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू।
तो W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया K प्लस यू, और K प्लस यू होता है E। तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ गया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो बॉक्स में मैं फिट कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जब भी काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों काम करेंगे काइनेटिक को चेंज करेंगे, और ओनली नॉन कंजर्वेटिव करेंगे तो मैकेनिकल को करेंगे, मतलब टोटल एनर्जी को चेंज करेंगे। अब बच्चों एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो होता है, बाहर से कोई काम होता है किसी भी सिस्टम पे, बाहर से जो काम होता है बच्चों वो या तो काइनेटिक को चेंज करेगा या पोटेंशियल, या दोनों को करेगा। मतलब वो एनर्जी सिस्टम के अंदर जब जाएगी इस वर्क के थ्रू तो वो इन दोनों को चेंज कर सकती है। लेकिन अगर आप कैसे भी करके काइनेटिक एनर्जी को चेंज ना होने दे, मतलब पार्टिकल मान लो पहले स्पीड अप हो फिर स्पीड डाउन हो जाए, लेकिन इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के बराबर आ जाए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर आ जाए, तो अगर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम रहती है, या ऐसा भी हो सकता है हमेशा स्पीड सेम ही रहे, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है तो हमेशा 2 से ही चलता रहे, ऐसा हो सकता है 2 से पहले उसकी स्पीड 10 हो जाए और 10 से वापस 2 हो जाए, तो इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम हो गई, मास तो सेम होता ही है। तो फिर इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को आपने चेंज होने ही नहीं दिया। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज आपने नहीं होने दिया, इसका मतलब सारी की सारी मेहनत कहाँ गई, सारी की सारी मेहनत किस में गई, सारी की सारी मेहनत चली गई पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। तो अगर ऐसा आप कर पाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो तो फिर वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट का होगा पूरा पोटेंशियल को चेंज करने में ही चला जाएगा। तो पोटेंशियल के बारे में मुझे 2 बात याद रखनी है। पहली बात तो मुझे ये याद रखनी है कि डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस है बच्चों, ये फंडामेंटल है। तो पहली चीज़ हम याद कर लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस लगना ज़रूरी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू किसके बराबर होगा बच्चों, तो डेल्टा यू जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इस चैप्टर में हमारा ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चैप्टर में हमारा स्पेशली ये है। तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कौन सी वाली होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा उसका नेगेटिव। अब यहाँ पे ये ऑलवेज ही ट्रू है, ये वाली बात ऑलवेज ट्रू है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, ये अभी बता रहा हूँ, अभी टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को, आगे नहीं दूंगा बार बार, वहाँ पे फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इसलिए अभी आप लर्न अच्छे से करें, इन चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर लें। तो दिस इज़ ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज। दूसरा मैं लिख रहा हूँ बच्चों कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ये कब होगा, तो ये होगा when change in kinetic energy is zero. Change in kinetic energy is zero means final kinetic energy is equal to initial kinetic energy, or you can say final speed equal to initial speed. तो ये इसी केस में वैलिड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 चीज़ हुई। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ होने के बाद जो है, अब अगर आप सोचेंगे सर अगर हमें बोलेगा ही नहीं कि यार इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से तीसरा इक्वेशन ये समझ में आता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा इक्वेशन यहाँ से ये निकल के आ जाता है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं बोलेगा नहीं क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड सेम है, तो नहीं बोलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले जो क्वेश्चंस है बच्चों इस चैप्टर के, उनमें या तो आपको वो बोल देगा कि फाइनल स्पीड चेंज हो गई या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया या ये हो गया, और नहीं बोलेगा तो आप मान लेना कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो काम कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट जो काम कर रहा है वो दोनों बराबर हैं वैल्यू में और साइन वाइज अपोजिट है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमने समझा। अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये तो हो गया फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है।
अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा जब यहाँ पे सेपरेशन R1 से R चेंज होके R2 हो जाएगा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा डेफिनेटली जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। अब कैलकुलेट करने से मतलब क्या है कि हमारे को क्या क्या पता है। तो हमारे को जो गिवन इन्फॉर्मेशंस है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें 2 चार्जेस बता दिए, Q1 Q2 एंड Q2, और हमें दूसरी चीज़ बता दी उनके बीच का इनिशियल सेपरेशन एंड फाइनल सेपरेशन R1 R2। तो अब हमें जो डेल्टा U निकालना वो इन्हीं के टर्म्स में निकालना है। तो डेल्टा U मुझे इनके टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अब जब हमें क्या करना है, फोर्सेस की बात करें तो यहाँ जो फोर्स होगा वो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ पे तो मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स कैसा है, जैसे कोई भी बीच में पॉइंट पे हम लिखें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है इनके बीच का। तो R अगर कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। और R क्या है, वेरिएबल है। अगर R वेरिएबल है तो F भी कैसा हो गया, वेरिएबल। और जब फोर्स वेरिएबल होता है बच्चों तो वर्क कैलकुलेट करना यहाँ से यहाँ तक का, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का, तो बेटा इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। चलिए तो हम क्या करते हैं उस केस में, ना इनिशियल लेते हैं ना फाइनल, बीच की कोई एक स्टेट लेते हैं, वहाँ फिर हम स्लाइड चेंज करके वर्क निकालते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे वर्क्स को, मतलब सम कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच की एक स्टेट ले लेता हूँ जो कि ना तो इनिशियल वाली होगी ना फाइनल वाली होगी। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट स्टेज। ये स्टेज जो होगी वो इंटरमीडिएट स्टेज होगी। तो अगर आप इसमें बात करें तो अच्छा बच्चों, Q1 Q2 का कुछ भी साइन हो सकता है, R1 R2 में से कुछ भी ग्रेटर लेसर हो सकता है, R1 बड़ा हो सकता है, R2 बड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि डिसेपरेशन राइज ही कर रहा हो, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी। फॉर्मूले में अपन अपने आप वैल्यू पुट करेंगे, सही आंसर मिलेगा। तो ये जो है ये इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब R1 से R2 अगर हम जा रहे हैं, अगर हम R1 से सेपरेशन चेंज करके R2 करने जा रहे हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट पोजीशन है। अब इस इंटरमीडिएट पोजीशन पे आप ऐसे समझो कि देखो सेपरेशन को अगर बढ़ाना तो या तो दोनों को दूर ले जाओ या एक को फिक्स कर दो, दूसरे को मूव कराओ। तरीका वही पढ़ने की का जो मेथड है वो यही है कि लेट से मैं Q1 को फिक्स मान लेता हूँ और Q2 अभी यहाँ से R डिस्टेंस पे है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है बच्चों कि ये थोड़ा इससे दूर चला जाता है, ये थोड़ा इससे दूर चला जाता है। तो ये कितना दूर जाता है, तो मुझे पता है कि अगर ये R चेंज होगा ना तो फोर्स चेंज होगा। तो मैं R को जरा सा ही बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज DR। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है DR। और फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा F इक्वस टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इन dr displacement of q2 with respect to q1। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें जो वर्क होगा वो dw होगा, dw इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो हो जाएगा फोर्स कितना है तो हमने लिख दिया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिस्प्लेसमेंट इज dr cos 0, तो cos 0 हो गया 1, तो dw इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dr, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा लेंगे जो यहाँ पे लग रहा है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया k q1 q2 बाई आर स्क्वायर dr। अब मुझे अगर टोटल वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इंटीग्रेशन के q1 q2 बाई आर स्क्वायर dr, तो ये हो गया के q1 q2 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो गया माइनस 1 अपॉन आर, माइनस 1 अपॉन आर, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक है R1 से R2, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, माइनस को एक बार के लिए बाहर निकाल लेते हैं। अब ये कैसे हुआ माइनस 1 अपॉन आर, तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ बच्चों कि आप इसको इसे समझ लें कि इंटीग्रल 1 अपॉन आर स्क्वायर dr, तो ये बच्चों हो गया r की पावर माइनस 2 dr, तो ये होता है r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो r की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r। तो यहाँ पे R1 से R2 लिमिट लगा देंगे बच्चों, तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा k q1 q2, पहले अपर लिमिट डालेंगे 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, डेल्टा यू, तो वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन, वर्क डन हो गया माइनस के q1 q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, माइनस 1 अपॉन R1। तो अब ये बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू आ गया के q1 q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो ये हमने चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया जो जहाँ तक हमें पहुँचना था। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है डेल्टा यू, तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, और आपने देखा कि बच्चों डेल्टा यू ही तो डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर होता है, तो अगर आपसे डब्ल्यू एक्सटर्नल पूछता है तब भी आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, और डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपसे पूछता है बच्चों तो वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो अगर आपसे डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक या डब्ल्यू कंजर्वेटिव पूछता है तो वो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू निकाल के उसके आगे माइनस लगा देंगे, या फिर आप डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लेंगे उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों डेल्टा यू। अब जरा बच्चों ध्यान से समझें, ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, बट इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देन चीज़ें बड़ी आसान होगी, बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा, शुरू में मेहनत है बच्चों थोड़ी। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि ये चीज़ तो फंडामेंटली आपको याद रखनी है कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है और कब होता है ये भी ध्यान रखना है, दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, और तीसरा भी ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कब वैलिड है, ये दोनों बातें कब वैलिड है। इसको हम पूरा एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं, तो ये दोनों बातें कब वैलिड है इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, और ये वाली तो ऑलवेज वैलिड है। अब ये ध्यान रखने के बाद आपका टारगेट हर बार ये होना चाहिए कि यार मुझे डेल्टा यू निकालना है, तो या डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल के माइनस लगा दूँ, या डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल दूँ, अपने आप डेल्टा यू आ गया। अब जब हमने क्या किया, एक स्पेशल केस ले लिया कि 2.4 सिस्टम है, इनिशियल सेपरेशन R1 है, चेंज होकर R2 हो गया, अब बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, आंसर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसकी बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो हमारे पास ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो बच्चों ऐसा है, ये जो आपने देखा डायग्राम, तो इसमें मान लो कि अगर ऐसा होता, ये हमने कोई भी इनिशियल फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, अब मैं इसमें एक स्पेशल कंडीशन डालता जा रहा हूँ कि ये जो है एक्चुअल में ये जो डेल्टा यू आपने लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट R2 सेपरेशन,
मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ U2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R1 सेपरेशन। अब देखो बच्चों, अगर मान लो कि इनिशियल सेपरेशन पार्टिकल्स के बीच में इनफाइनाइट है, मतलब ये पार्टिकल शुरू में इतने दूर है कि इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स ही नहीं लगा पा रहे, तो R1 अगर बच्चों इनफाइनाइट है तो ये जो U1 है ना, इसको हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो ये जो U1 है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। और बच्चों जब इनफाइनाइट पे हैं तो फोर्स नहीं लगा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो एज्यूम कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो जीरो ही एज्यूम करेंगे, लेकिन अगर कुछ बोल देता है तो फिर उसको आप बोल देता है कि नहीं आप तो U इनफाइनाइट को 100 जूल लो, तो फिर 100 ही लेना है बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा, फाइनल सेपरेशन जो है वो R बोल देते हैं हम, कि लेट से फाइनल सेपरेशन हो गया R, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2, तो U2 को बच्चों हम लोग बोल देते हैं सिंपली U। तो अब होगा क्या, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये लिखने का तरीका बदल जाएगा, बात वही रहेगी बच्चों। ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है ना, कि कुछ भी सेपरेशन हो, ठीक है, वो बोलेगा इनफाइनाइट तो हम लोग पुट कर देंगे इसमें। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल में चेंज निकालने का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बच्चों यहाँ पे अगर उन्होंने बोला कि भैया इनिशियल सेपरेशन जो है, सॉरी यहाँ पे 1/R2 माइनस 1/R1, तो 1/R2 माइनस 1/R1। तो अगर बच्चों उन्होंने बोला कि आप जो है वो इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट लो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 1/इनफाइनाइट, और R2 के प्लेस पे बच्चों अपन ने डाल दिया R, ठीक है। और इनको भी जो U2 U1 नाम थे, इनको U और U इनफाइनाइट नाम रख दी। अब बच्चों ये हो गया K Q1 Q2 R, तो 1/इनफाइनाइट हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया K Q1 Q2 1/R, तो मतलब मेरे पास में ये आ गया डेल्टा U इक्वल टू K Q1 Q2 R। तो अब बच्चों मैं ये कब लगाऊंगा, तो वैन, ये मैं तब लगाऊंगा जब सेपरेशन इनफाइनाइट से चेंज हो करके R हो रहा होगा। अगर मैं ये कब लगाऊंगा, ये मैं तब लगाऊंगा जब सेपरेशन R1 से चेंज होकर R2 हो होगा। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का, ये ध्यान रखें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी इस फॉर्मूले में ये Q1 Q2 डालोगे ना आप, तो बेटा विथ साइन डालना, वरना आपका आंसर नहीं आएगा सही। तो ये Q1 Q2 हमेशा ही बच्चों अपने को विथ साइन डालने हैं, विथ साइन अपने को ये Q1 Q2 का वैल्यू डालना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कई बच्चों ये हमारे पास आ गया कि अगर मान लो कि आप चाहते हो मैं ये बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊं, कि हमें तो सर ये पढ़ा है, तो बेटा ये तब लगता है जब सेपरेशन इनफाइनाइट से कम होकर के R रह जाता है। तो अगर R1 से R2 है तो ऊपर वाला लगा दो, इनफाइनाइट से कम होकर R होता है तो ये लगा दो। तो ये किसको बताएगा, U फाइनल पोटेंशियल जी, U माइनस U इनफाइनाइट को। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि जनरली क्या होता है, जनरली U इनफाइनाइट बेटा 0 एज्यूम कर लिया जाता है। तो बेटा अगर U इनफाइनाइट 0 एज्यूम कर लेंगे तो U कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 R, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम आगे चलें थोड़ा सा, तो अब मैं आपको फाइनल बात बताता हूँ। बहुत ज्ञान दे दिया आपको इसमें। अब आगे देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। तो देख रहे हैं बच्चों आप, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेल्टा U लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो U है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी तो U है बच्चों, डेल्टा U तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी तक मैं इस डेफिनेशन को लिखने के वहाँ पहुँचा ही नहीं था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी मैंने क्या किया, हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं और वर्क बच्चों चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ डेल्टा U मैंने लिखा, यहाँ डेल्टा U लिखा, तो मैं कैसे ही U का डेफिनेशन आपको यहाँ दे सकता था, समझ रहे हैं बात। फिर आगे चलते हैं, जब हमने ये कैलकुलेशन करी तो W आया, तो यहाँ भी डेल्टा U है। इवन दो बच्चों यहाँ तक पहुँच गए तब भी डेल्टा U है। अब ये डेल्टा U तब बना जब ये आपने पहले बात तो आपने क्या किया, U1 U2 से एक को इनफाइनाइट लिया और दूसरे सेपरेशन को R लिया, और ऊपर से इनफाइनाइट वाले को फिर आपने 0 भी बोला, तब जाके आपका ये फॉर्मूला U का फॉर्मूला बन पाया। यहाँ U अब पहली बार आया है, तो अब ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि आपको
इनिशियल सेपरेशन जो है R1 वो आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, अगर आपको U डिफाइन करना है तो। अगर आपको U डिफाइन करना, वरना बच्चों सब कुछ डेल्टा U ही होता है, क्योंकि वर्क डेल्टा U के बराबर होता है। और R2 सेपरेशन आपका जो है वो R होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो R1 सेपरेशन पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी ज़ीरो होना मस्ट है। तो अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब ये होगा कि ओवरऑल बात ये होगी बच्चों कि यहाँ पे हम लोग अब डेफिनेशन देंगे, और ये किसके बराबर था, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है, और नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अच्छा, ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सिस्टम की होती है, एक सिंगल पार्टिकल की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटरेक्शन की एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन है, एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन है। तो कम से कम दो होने ज़रूरी है तभी इंटरेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू of a system is equal to work done by external forces, बट इसमें कंडीशन है when change in kinetic energy is zero, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज व्हेन चेंज और इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when potential energy at infinite separation is assumed to be ज़ीरो। जब बच्चों इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो एज्यूम करेंगे तब। तो मैं आपसे बोलता हूँ सबसे अच्छा फॉर्मूला तो बच्चों ये है, इसको ध्यान रखें, जिसपे मैंने ज़्यादा स्टार लगाए हैं। बाकी अगर शुरू में सेपरेशन इनफाइनाइट है तो आप Q1 Q2 बाई आर भी लगा सकते हैं, बट Q1 Q2 आपको विथ साइन डालना है। ये बिल्कुल खास बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ये NCERT प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करते हैं। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन को, पेज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए
H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 प्लस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बच्चे रिमूव कर दिया है और आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है H2 प्लस। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 प्लस द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो H2 प्लस आपके पास है उसमें दो प्रोटॉन है बच्चों। अगर हम H2 प्लस की बात करें, H2 प्लस, तो H2 प्लस का मतलब क्या है कि जो H2 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर एस्केप कर दिया है। तो H2 में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बच्चों हमारे को मिला H2 प्लस। अब H2 प्लस में क्या होगा बच्चों, हर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया। अब प्रोटॉन तो दो रह गए बट इलेक्ट्रॉन एक ही है। उन्होंने प्रोटॉन प्रोटॉन सेपरेशन अपने को दे दिया है कि वो 1.5 एंगस्ट्रॉम है, मतलब दो प्रोटॉन है तो पहला प्लस ई और दूसरा प्लस ई। ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द सेपरेशन, ये फर्स्ट सेपरेशन है 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। तो दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो सेपरेशन है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इस लाइन पे मिडिल में भी रख दोगे तब भी 1 नहीं हो रहा। ओके, तो ऐसे कुछ लोकेशन पे उसको रखना पड़ेगा। लेट से हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रख दिया तो लेट से इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, ये सम डिस्टेंस r सेम है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने रख दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस ई, और ई का वैल्यू बच्चों आप सब जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद में हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और स्पेसिफाई द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जीरो पोटेंशियल एनर्जी कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया है बच्चों, ये भी अपन लोगों को बताना पड़ेगा इनको। तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग, हम स्पेसिफाई करेंगे इसके अंदर। हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन पे भी जीरो ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटरेक्टिंग पेयर्स को ढूंढेंगे। मतलब हमारा टारगेट रहेगा कि इसमें इंटरेक्टिंग पेयर्स को ढूंढा जाए। तो देखो एक इंटरेक्टिंग पेयर बच्चों ये बनने वाला है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई r होती है, बट वो तब होती है जब इनफाइनाइट पे आप जीरो एज्यूम करें। दूसरा पेयर ये बन रहा है और तीसरा जो इंटरेक्टिंग पेयर डेवलप हो रहा है वो ये वाला डेवलप हो रहा है। दिस इज द थर्ड इंटरेक्टिंग पेयर। ये थर्ड इंटरेक्टिंग पेयर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, देयर आर 3 इंटरेक्टिंग पेयर्स। ये 3 इंटरेक्टिंग पेयर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं बच्चों। अच्छा, ये जो सेपरेशन है ये 1.5 है, ये वाला 1 एंगस्ट्रॉम है, ये वाला 1 एंगस्ट्रॉम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन इज ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी सपोज करते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेपरेशन पे ज़ीरो थी, मतलब ये सब एक दूसरे से जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, इसको हम थोड़ा इस तरह से डील करते हैं कि जब ये सारे एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। मतलब ये हुआ बच्चों कि इनिशियल सेपरेशन वाज इनफाइनाइट। मतलब ये है कि इनिशियली हम ये मान रहे हैं कि शुरू में सब आपस में एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, तो फिर ये भी इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया,
और ये सेपरेशन भी इन्फाइनाइट हो गया। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे भी तो देन तो फिर आर सेपरेशन पे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इन्फाइनाइट पे जीरो ले लेते हैं तो आर सेपरेशन पे फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, लेकिन Q1 Q2 विथ साइन डालना होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब ये इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फाइनाइट सेपरेशन पे जीरो आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इन्फाइनाइट सेपरेशन जीरो आ जाएगी। तो अब आर सेपरेशन पे हमें लिखनी है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं U इक्वल टू के Q1 Q2, so it will be plus E into plus E upon 1.5 R के Q1 Q2 by R, तो 1.5 एंगस्ट्रॉम कैन बी रिटर्न 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, प्लस के प्लस ई इंटू माइनस ई अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस के प्लस ई इंटू माइनस ई इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया बच्चों, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ के प्लस ई इंटू ई, के ई को अपन बच्चों बोल सकते हैं के ई स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, यहाँ रह गया 1 अपॉन और 10 की पावर माइनस 10 भी बच्चों बाहर निकाल लेते हैं, 1.5 रह गया यहाँ पे माइनस, यहाँ ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -1 रह गया और यहाँ भी -1 रह गया। तो ये हो गया के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ई होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये भी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और यहाँ पे ये हो गया 10 टू पावर माइनस 10, और 1.5 होता है 3/2, तो ये हो गया 2/3, तो 2/3 माइनस 2। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया बच्चों, ये -19, ये -10 और ये गया, तो ये है 10 की पावर -9। ओके, और 10 की पावर -9 से बेटा +9 गया, तो ओनली -19 रह गया। तो हमारे पास ये रह गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 3, तो 2 - 6, तो ये हो गया -4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व किया फर्दर, 1.6 हमारे पास 2 बार कहाँ से डेवलप हो रहा है, ओके, तो हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 1.6 इंटू 1.6, तो 1.16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 2.56 हो रहा है ये। तो बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा और -4 को फिर डिवाइड करेंगे, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट आपके लिए है। माइनस ये आपके पास आएगा बच्चों 30.72 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, यह आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा टिपिकल है, शुरू में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन बाद में चीज़ें आसान होगी। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो आप जूल के 1 जूल के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम कर दें इसको डिवाइड 1 जूल के प्लेस पे, तो ये हो गया -30.72 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, डिवाइड कर देंगे तो -19 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो वी हैव डन इट। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन